अध्याय 1 लालिमा भरा सवेरा। शांति भन। केल की दुनिया हमेशा से अंकों और पैटर्न से बनी थी। 21 साल का केल एक आम सा लड़का था। बेंगलुरु के एक छोटे से कमरे में रहता था। उसे कोड लिखना पसंद था और उसकी सबसे बड़ी चिंता कभी किसी कंप्यूटर की दिक्कत को ठीक करना होती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। केल अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। स्क्रीन पर कोड की हरी लाइनें दिख रही थीं। वह अपना एक प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था, एक ऐसा प्रोग्राम जो मौसम बदलने के असर को बताता था। उसे संख्याओं और लॉजिक पर भरोसा था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:17। उसे नींद आ रही थी, लेकिन उसे एक काम खत्म करना था। उसने गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रखा और फिर ये सब अचानक हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक तेज सफेद रोशनी जो उसकी आंखों को चुभ गई, इतनी तेज कि वह पलक भी नहीं झपक पाया। इसके साथ ही एक अजीब सी फटने की आवाज हुई। उसके पेट में ऐसा लगा जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। ये दर्द नहीं था, बस बहुत अजीब था। एक पल पहले वह कुर्सी पर था और अगले ही पल हवा में था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। बस शुद्ध अनियंत्रित शून्यता। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह खत्म हो रहा है, जैसे कोई कंप्यूटर अचानक बंद हो गया हो। फिर उतनी ही तेजी से रोशनी गायब हो गई और वह एक सख्त खुरदुरी जमीन पर गिर पड़ा। एक लालिमा भरी दुनिया। जब रोशनी हटी तो केल ने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह जमीन पर गिरा था, जो सूखी खाल और टूटी हड्डियों जैसी लग रही थी, और एक अजीब सी लाल धूल उसकी आंखों में जा रही थी। उसने खांसते हुए आंखें खोलीं। ऊपर आसमान नीला या भूरा नहीं था, वह एक भयानक खून जैसा लाल रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घाव खून बहा रहा हो। उस लाल रोशनी में आसपास का नजारा और भी डरावना लग रहा था। टेढ़े मेढ़े पेड़, अजीब सी टूटी फूटी इमारतें, सब कुछ किसी कसाईखाने जैसा था। हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध थी, जैसे खून और जंग एक साथ हो। उसकी सुनने की शक्ति, जो अभी भी फटने की आवाज से झंझना रही थी, अब एक भयानक शोर को समझने लगी। चारों ओर सिर्फ चीखें थीं। दर्जनों, शायद सैकड़ों लोग, सब उसी की तरह डरे हुए इधर उधर भाग रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे। कुछ अपने घर वालों को पुकार रहे थे, कुछ उल्टियां कर रहे थे, और कुछ तो बस चुपचाप खड़े थे, आंखों में डर भरा था। ये क्या हो रहा है? एक लड़का घबराकर पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। हम कहाँ हैं? एक अधेड़ उम्र की औरत सदमे में फुसफुसाए। केल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका इंजीनियर दिमाग तुरंत कुछ अजीब चीजों पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी कलाई पर देखा, हर किसी की कलाई पर, और खुद उसकी अपनी कलाई पर भी एक चिकनी काली डिजिटल घड़ी जैसी चीज बंधी हुई थी। यह कोई आम घड़ी नहीं थी। इसमें कोई बटन नहीं था, बस एक चिकनी सतह थी। ये कोर वॉच थी। एक धीमी सी आवाज के साथ इसमें से हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी। इसकी स्क्रीन काली थी, जो आसपास की लाल रोशनी को सोख रही थी। जैसे ही उसने इसे देखा, एक हल्की सी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई प्रोग्राम चालू हो रहा हो। यह आवाज उसके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में आई थी। और तभी वॉच की काली स्क्रीन पर रोशनी आ गई। एक साफ हरा संदेश स्क्रीन पर आया। ज़ॉम्बी प्लैनेट ट्रायल इनिशिएटेड। केल ने आंखें बड़ी की। ज़ॉम्बी प्लैनेट ट्रायल। उसकी आवाज उसके अपने कानों में भी अजीब लगी। क्या ये कोई सपना था? लेकिन दर्द, गंध, चीखें, ये सब बहुत असली था। उसके ठीक नीचे एक और संदेश आया, जिसने लोगों में और भी डर भर दिया। राउंड 1 कमेंसिंग इन 60 सेकेंड्स। ऑब्जेक्टिव फाइंड शेल्टर। और उसके नीचे एक बेरहम उल्टी गिनती शुरू हो गई। 00059। केल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। 60 सेकंड, छुपने की जगह। इसका मतलब था कि खतरा आ रहा था। उसके दिमाग में तुरंत ज़ॉम्बी फिल्मों की बातें याद आईं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा असली और डरावना था। यह एक स्क्रिप्टेड गेम नहीं था, यह एक जिंदा रहने की लड़ाई थी। चीखें और तेज हो गईं। लोगों में अब डर के साथ एक नई जल्दी आ गई थी। 60 सेकंड, किसके लिए? एक मोटे आदमी ने हांफते हुए कहा। ज़ॉम्बी। एक पतली सी लड़की, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, चिल्लाई। वे आ रहे हैं। मैंने उन्हें देखा है। भागो, हमें छुपना होगा। किसी और ने चिल्लाया, और तभी लोग आसपास की टूटी हुई इमारतों की ओर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। उनकी हर चाल में एक जंगली डर था। केल भी उठा। उसके पैर अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। 60 सेकंड, ज़ॉम्बी, छुपने की जगह। उसे सोचना था, देखना था। कहाँ? उसने अपनी आंखों से आसपास के माहौल को देखा। टेढ़े मेढ़े पेड़, बिखरा हुआ मलबा,
और दूर कुछ खंडहर इमारतें। उनमें से कौन सी जगह सबसे सुरक्षित थी? उसकी नज़र एक पुरानी आधी टूटी हुई इमारत पर पड़ी, जिसकी कुछ दीवारें अभी भी खड़ी थीं और अंदर अंधेरा था। ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं लग रही थी, लेकिन इस अफरा तफरी में ये सबसे अच्छा विकल्प था। इसकी दीवारें मोटी थीं और अंदर जाने के लिए एक छोटा सा छेद था, जिससे शायद ज़ोंबी को अंदर आने में मुश्किल होती। 00:25 समय तेजी से बीत रहा था। केल भागने लगा, लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए, जो उसी दिशा में या किसी और सुरक्षित जगह की तलाश में दौड़ रहे थे। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। जल्दी करो, यहाँ जगह नहीं है, एक आदमी ने उसे धक्का देते हुए कहा, जब केल उस इमारत की ओर मुड़ा। केल ने उसे अनदेखा किया, उसकी नज़र बस उस अंधेरे छेद पर थी। तभी उसकी साइड से कुछ हिलता हुआ दिखा। दूर पेड़ों और इमारतों के पीछे से काली आकृतियां दिखने लगी थीं। धीरे धीरे घुराघुराते हुए, लेकिन लगातार आगे बढ़ते हुए। वे सिर्फ आम ज़ोंबी नहीं थे, बल्कि इंसानों के भयानक बिगड़े हुए रूप थे। उनकी खाल हड्डियों पर खींची हुई थी, आंखें शैतानी भूख से चमक रही थीं, और उनके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उनकी आवाजें एक भयानक रटलिंग और घुरघुराहट का मिश्रण हवा में फैलने लगी थी, जो अब तक की सबसे डरावनी चेतावनी थी। अरे नहीं, वे आ गए, किसी ने चीखा, उसकी आवाज डर से भर गई थी। केल के फेफड़े जल रहे थे। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, हर सांस दर्द दे रही थी। उसने उस इमारत के अंदर जाने वाले छेद पर पहुंचते ही देखा कि कुछ और लोग पहले से ही अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक पतले छेद से एक औरत अंदर जाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसकी आवाज में डर था। कोई मदद करो, मैं अटक गई हूं, प्लीज। 00:10 वह जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने उस औरत को अनदेखा किया, ये क्रूर लग सकता था, लेकिन यह जिंदा रहने की बात थी। वह उसके ठीक बगल से फिसल गया, अपनी पूरी ताकत से कूद गया और उस पतले छेद से खुद को अंदर धकेल लिया। उसका शरीर दीवार से रगड़ा, दर्द हुआ, लेकिन वह अंदर आ गया। उसने अंदर गिरते ही अपने आप को समेटा, धूल और मलबे से सन गया। बाहर अभी भी चीखें सुनाई दे रही थीं, कुछ दूर, लेकिन बहुत नजदीक। ज़ोंबी के घुरघुराने की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं, जो पास आ रहे थे। कुछ ही सेकंड में ये जगह, जो पहले खाली थी, अब चीखों और डर से भर चुकी थी। जैसे ही वो अंदर गिरा, उसकी कोर वॉच फिर से चमकी। 00:100 राउंड 1 कमेंसिंग। ऑब्जेक्टिव सर्वाइव फॉर 7 डेज। और उसके नीचे एक नई उल्टी गिनती शुरू हो गई, जो बेरहम थी। 06 डेज, 23 आवर्स, 59 मिनट्स, 58 सेकंड्स। आश्रय में दहशत। अंदर पहले से ही कई लोग दुबके हुए थे। अंधेरा था, केवल बाहर से आती लाल रोशनी की धुंधली किरणें ही टूटी दीवारों के छेदों से अंदर आ रही थीं। 20 से 30 लोग होंगे, जिनकी सांसें तेज चल रही थीं, और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, उनकी सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। कुछ घुटनों के बल बैठे प्रार्थना कर रहे थे। एक जवान लड़का कोने में सिकुड़ा हुआ था, अपनी उंगलियों को चबा रहा था। केल को उनके पास रहने से कोई फायदा नहीं मिला। भीड़ का मतलब था ज्यादा शोर और कम सामान। वह दीवार के सहारे बैठ गया, अपनी सांसें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाहर से ज़ोंबी के घुरघुराने और खरोंचने की आवाजें अब बहुत नजदीक थीं। ऐसा लग रहा था कि वे इमारत के चारों ओर घूम रहे थे, अपने शिकार को सूंघ रहे थे। हर आवाज पर अंदर मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते थे। उसने अपनी कोर वॉच पर टैप किया। स्क्रीन बदली, एक खाली इन्वेंट्री का हिस्सा और कुछ आम जानकारी दिखाए। हेल्थ 100%, स्टैमिना 100%। कोई हथियार नहीं, कोई बचाव नहीं, बस वह, उसकी अक्ल और यह अजीब घड़ी। उसके दिमाग ने तुरंत इसका हिसाब लगाना शुरू किया। इन्वेंट्री स्टेटस। तो मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा यहां दिख रही है। खाली इन्वेंट्री का मतलब है कि मुझे कुछ ढूंढना होगा। लेकिन क्या? तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, जो तुरंत रुक गई, जैसे किसी ने आवाज को बीच में ही रोक दिया हो। अंदर मौजूद लोगों की आंखें और ज्यादा दहशत से भर गईं। केल ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी, एक टूटे हुए कंक्रीट के ब्लॉक के छेद से। उसने जो देखा, वो उसके दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगा। एक आदमी, जो थोड़ी देर पहले उसी की तरह भाग रहा था, अब जमीन पर पड़ा था। 2 ज़ोंबी उसे नोच रहे थे, उसकी खाल खींच रहे थे, उसके शरीर को फाड़ रहे थे। यह इतना भयानक था कि केल ने लगभग अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसके दिमाग ने उसे रोके रखा। वह आदमी कुछ ही सेकंड में पिघल गया, उसका शरीर लाल धूल के एक बादल में घुलने लगा। लेकिन उससे कोई कोर नहीं निकला। कोर सिर्फ ज़ोंबी के मरने पर ही निकलता था। इससे पहले कि वह इस पर पूरी तरह से सोच पाता, एक और नज़ारा ने उसका ध्यान खींचा।
थोड़ी दूर एक भारी भरकम ज़ोंबी, जिस पर सड़े हुए घाव थे, एक आदमी के टूटे पाइप के वार से नीचे गिर गया। आदमी हाँफ रहा था, उसके हाथों से खून बह रहा था। ज़ोंबी ढह गया और उसके घुलते हुए शरीर से एक चमकता हुआ कोर निकला, उसी अजीब रोशनी से चमकता हुआ। आदमी ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, कोर उसकी त्वचा में समा गया और उसकी कलाई की वॉच एक पल के लिए चमकी। और तभी केल को समझ आया। उसे नहीं पता था कैसे, लेकिन उसके दिमाग ने, जो हमेशा पैटर्न ढूंढता था, तुरंत सब कुछ जोड़ लिया। ये कोर्स ही इस खेल की चाबी थे। ये सिर्फ मारे गए ज़ोंबी से मिलते थे। ये ताकत थे। पहला कोर। एक घुरघुराहट भरी दहाड़ ने उसे उसके विचारों से बाहर खींच लिया। ज़ोंबी पास थे, बहुत पास। एक तेजी से आता हुआ ज़ोंबी उसकी ओर लपका, उसके सूजे हुए हाथ छेद से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। केल कोई लड़ने वाला नहीं था। उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह एक जिंदा बचने वाला था। उसने पलटा, अपने आप को दीवार के सहारे सरकाया, उसके पंजे के नीचे से बच निकला। उसकी आंखें आसपास के माहौल को देख रही थीं। वहां एक जंग लगी, नुकीली लोहे की छड़ एक टूटी हुई दीवार से निकली हुई थी, उसका एक सिरा नुकीला था। यह मुश्किल से एक हथियार थी, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर थी। जल्दी से उसने उसे खींच लिया। लोहे की छड़ ठंडी और भारी थी, उसके हाथों में कंपन हो रहा था। बाहर से ज़ोंबी की घुरघुराहट और तेज हो गई। एक और ज़ोंबी, जिसकी एक आंख पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी, छेद से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। केल को पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये या तो वह था या ज़ोंबी। भयानक डर ने उसे हिम्मत दी। उसने लोहे की छड़ उठाए और ज़ोंबी के सिर पर वार किया। एक भयानक आवाज के साथ वार लगा, एक सूखी हड्डी के टूटने और सड़े हुए मांस के फटने जैसी आवाज। ज़ोंबी लड़खड़ाया, उसकी आंख में एक और भी ज्यादा खतरनाक चमक आ गई। केल ने फिर वार किया और फिर, जब तक वह ढह नहीं गया। हर वार उसके अपने शरीर को भी हिला रहा था, उसके कंधे में दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। और फिर वो चमक, एक कोर, छोटा सा लेकिन साफ दिख रहा था, वहां धड़क रहा था जहां ज़ोंबी गिरा था। केल ने उसे छुआ, उसके हाथ कांप रहे थे। कोर रोशनी में घुल गया, एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे कोई डेटा डाउनलोड हो रहा हो, और उसकी कोर वॉच चमकी। को एक्वायर्ड 1। फिर नए टैब स्क्रीन पर आए, क्राफ्टिंग एक्सचेंज पावर्स ट्रेड। केल ने अपनी आंखें बड़ी की। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह उनकी जिंदगी की डोरी थी। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह एक सिस्टम था। एक बेरहम, माफ न करने वाला सिस्टम, लेकिन फिर भी एक सिस्टम। और सिस्टम्स को, केल जानता था, समझा जा सकता था। उन्हें सुधारा जा सकता था। उन्हें तोड़ा जा सकता था। उसने अपनी कोर वॉच को और करीब से देखा। तारांकन क्राफ्टिंग से वह शायद सामान या हथियार बना सकता था, अगर उसे सही चीजें मिलती। तारांकन एक्सचेंज टैब चमक रहा था। यहां वह अपने कोर्स को पॉइंट्स में बदल सकता था, और इन पॉइंट्स से वह खाने पीने का सामान, पानी और हथियार खरीद सकता था। तारांकन पावर्स टैब था, जहां वह कोर्स का इस्तेमाल करके नई और खास ताकतें खोल सकता था। तारांकन ट्रेड टैब से खिलाड़ी एक दूसरे के साथ पॉइंट्स का लेन देन कर सकते थे। ये सब इतना बेतुका था कि उसके दिमाग ने इसे लगभग मना कर दिया, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लग रहा था। यह एक भयानक खेल था और वह इसका खिलाड़ी बन चुका था। हर किसी की घड़ी पर वही उल्टी गिनती लगातार चल रही थी। 7 दिन। इस जीती जागती जहनुम में 7 दिन तक जिंदा रहना था, इससे पहले कि अगला ट्रायल शुरू होता। लेकिन अगला ट्रायल क्या होगा? क्या ये भी एक ही जगह पर होगा? क्या ये सब और भी बुरा हो जाएगा? और एक दिल दहला देने वाला ख्याल जो उसके पेट में ठंडी दहशत पैदा कर रहा था, इफ यू डाई यू आर गॉन फॉरएवर। यह कोई खेल नहीं था। यह कोई दोबारा जिंदगी पाने का मौका नहीं था। एक बार जब आप मर गए, तो आप खत्म हो गए। यह उसके अस्तित्व के मूल पर चोट कर रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में मौत बस एक बात थी, एक दूर की चीज। यहाँ यह एक असली, तुरंत होने वाली सच्चाई थी। रात का आगमन। जैसे ही लाल सूरज धीरे धीरे नीचे ढलने लगा, आसमान का लाल रंग गहरा होता गया, लगभग खून जैसा। मरने वालों की आवाजें और तेज हो गईं। अब वे केवल चीखें नहीं थीं, बल्कि टूटे हुए, परेशान करने वाली कराहने की आवाजें थीं। हवा में खून और सड़न की गंध और भी तेज हो गई। रात, या जो भी यह इस दुनिया में था, एक भयानक, खूनी शाम के साथ आ रही थी। केल एक टूटी दीवार की छाया में दुबका हुआ, लोहे की छड़ को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें अब डर से नहीं, बल्कि एक गहरी, ठंडी दृढ़ता से भरी थीं, बाहर फैलते हुए बुरे सपने को घूर रही थीं। उसकी आंखों में वह पहले जैसी नरमी नहीं थी,
उसकी जगह एक बेरहम चमक थी जो उन कोड लाइनों को स्कैन करने वाले इंजीनियर की एकाग्रता जैसी थी, लेकिन अब ये जिंदगी और मौत के कोड को डिकोड कर रही थी। उसने एक गहरी स्थिर सांस ली। उसकी पुरानी जिंदगी की आराम, उसकी आरामदायक दिनचर्या, सब कुछ उस सफेद रोशनी के साथ मिट चुका था। उसकी पुरानी जिंदगी की राख से नहीं, बल्कि एक सामान्य अस्तित्व से, जहां उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ा था। अब सब कुछ दांव पर था। एक नया बेरहम अध्याय शुरू हो रहा था। अब ये सिर्फ बचने के बारे में नहीं था, ये समझने के बारे में था, ये ढलने के बारे में था, ये अपनी अक्ल के हर टुकड़े को, अपनी अंदर की सोई हुई इच्छाशक्ति के हर अंश को इस्तेमाल करने के बारे में था, ताकि वो न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि इस पर काबू पा ले। ज़ोंबी प्लेनेट ट्रायल बस शुरू हुआ था, और केल, वो शांत सर्वाइवर, इस बुरे सपने वाली दुनिया को ये दिखाने वाला था कि एक आम आदमी, जिसे अचानक इस नरक में फेंक दिया गया हो, जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो सिवाय उसकी अक्ल के, सच में क्या कुछ कर। अध्याय 2, पहला एक्सचेंज। रात की भयावहता, अंदर की खामोशी बाहर की खौफनाक आवाजों से ज्यादा डरावनी थी। ज़ोंबी की घुरघुराहट, उनके खरोंचने की आवाज, और कभी कभी अचानक आने वाली चीखें, जो जल्द ही एक भयानक खामोशी में बदल जाती थी, ये सब दीवारों के आर पार सुनाई दे रहा था। इमारत के अंदर मौजूद लोग सांस रोके बैठे थे, हर पल मौत के करीब महसूस कर रहे थे। किसी के रोने की दबी हुई आवाज, किसी की तेज होती धड़कन की धमक, ये सब रात की भयानक सिम्फनी का हिस्सा बन गए थे। केल एक टूटी हुई दीवार के पास बैठा था, अपनी लोहे की छड़ को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें अंधेरे में घूम रही थीं, हर छाया में खतरा ढूंढ रही थीं। उसने अपनी कोर वॉच पर नजर डाली। स्क्रीन पर अभी भी वही उल्टी गिनती चल रही थी, 06 डेज 23 आवर्स 55 मिनट्स। 7 दिन में से कुछ मिनट बीत चुके थे, और हर गुजरता पल इस बात का एहसास करा रहा था कि उन्हें इस नरक में कब तक रहना है। उसने अपनी घड़ी के टैब को एक एक करके देखा। क्राफ्टिंग, एक्सचेंज, पावर्स, ट्रेड। उसका दिमाग एक सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम की तरह काम कर रहा था, जो नए डेटा को प्रोसेस कर रहा था। उसके पास अब एक कोर था। उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? एक्सचेंज टैब चमक रहा था। यह एक सीधा गणित था। अगर कोर इस दुनिया की मुद्रा है, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए इसे पॉइंट्स में बदलना होगा। उसने टैब पर टैप किया। एक नई स्क्रीन सामने आए। एक्सचेंज को 1 को इक्वल्स 1000 एक्सचेंज पॉइंट्स। एक्सचेंज YN हजारों पॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन क्या ये सच में था? इस अनजान दुनिया में मुद्रास्फीति या मूल्य का क्या मतलब था? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वाई पर टैप किया। उसे पता था कि उसे जीवित रहने के लिए आपूर्ति की आवश्यकता होगी। एक पल के लिए उसकी वॉच फिर से चमकी, और एक हल्की सी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई लेनदेन पूरा हुआ हो। स्क्रीन अपडेट हुई। को 0 एक्सचेंज पॉइंट्स 1000। न्यू टैब अनलॉक्ड। स्टो। केल के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी चमक आई। यह एक उम्मीद की किरण थी। उसने तुरंत स्टो टैब पर टैप किया। एक लंबी सूची सामने आई, जो अंधेरे में भी डिजिटल रूप से चमक रही थी। स्टो कंज्यूमेबल्स। फ्रेश वाटर 100 मिलीलीटर 50 पॉइंट्स। ड्राइड राशंस स्मॉल पैक 150 पॉइंट्स। बेसिक मेडिकल किट बैंडेज एंटीसेप्टिक 200 पॉइंट्स। वेपन्स शार्पन्ड मेटल शार्ड 300 पॉइंट्स। क्रूड एक्स 700 पॉइंट्स। हंटर्स बो 5 एरोज 1500 पॉइंट्स। मिसलेनियस टिंडर और फ्लिंट 100 पॉइंट्स। बेसिक कंपास 250 पॉइंट्स। केल ने सूची को ध्यान से स्कैन किया। पानी और राशन सबसे पहले थे। उसके गले में अचानक सूखापन महसूस हुआ। 150 पॉइंट्स एक छोटे से राशन के लिए, 50 पॉइंट्स पानी के लिए। उसके पास 1000 पॉइंट्स थे। पहले पानी, उसने सोचा। डिहाइड्रेशन इस माहौल में जानलेवा हो सकता था। उसने फ्रेश वाटर पर टैप किया और बाय दबाया। उसकी वॉच फिर से चमकी, और उसके सामने की खाली हवा में एक छोटी चमकदार पानी की बोतल अचानक प्रकट हो गई। केल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ये वास्तविक थी। उसने ढक्कन खोला और सारा पानी एक ही सांस में पी गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पानी था। एक्सचेंज पॉइंट्स 950। फिर उसने ड्राइड राशंस खरीदा। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक सूखा, नमकीन स्वाद उसके मुंह में फैल गया। एक्सचेंज पॉइंट्स 800। वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं होगा। 7 दिन के लिए उसे और बहुत कुछ चाहिए होगा। इसका मतलब था उसे और कोर की जरूरत थी। और कोर का मतलब था और ज़ोंबी को मारना। यह विचार उसके पेट में एक ठंडी लहर पैदा कर गया, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। छड़ी का नियम। सुबह के शुरुआती घंटों में इमारत के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। कुछ लोग सो गए थे, लेकिन ज्यादातर जागे हुए थे। उनकी आंखें भय से चौड़ी थीं।
केल ने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोंबी की आवाजें और दिमाग में चल रहे विचार उसे सोने नहीं दे रहे थे। जैसे ही बाहर लाल सूरज फिर से आसमान में ऊपर आया, ज़ोंबी की आवाजें थोड़ी कम हुईं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई। वे अभी भी इमारत के आसपास घूम रहे थे, कभी कभी दरारों से अंदर झांकते हुए। केल ने देखा कि अंदर कुछ लोगों की कलाई पर कोर वॉच चमक रही थी। इसका मतलब था कि वे भी कोर्स हासिल करने में कामयाब रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोगों ने अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लिया था। एक आदमी जिसके पास एक पुराना चाकू था, अब एक शार्प मेटल शॉट लिए हुए था, जिससे उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ी हुई लग रही थी। एक और औरत जो पहले रो रही थी, अब मेडिकल किट से अपने कटे हुए हाथ पर पट्टी बांध रही थी। फिर एक मोटा घमंडी आदमी जिसने खुद को बॉस कहा था, खड़ा हुआ। उसके पास एक पुराना जंग लगा लोहे का रॉड था और उसकी वॉच पर को 3 दिख रहा था। वह सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला था और उसने तुरंत अपने 2 कोर्स को एक्सचेंज कर लिया था। सुनो, बॉस ने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरे पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, 2000 पॉइंट्स। मैं यहाँ का नेता हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई डर में था। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक पतली सी लड़की ने हिम्मत करके कहा। मदद? बॉस हंसा। यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए है। जो कमजोर है वो मरेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर केल पर पड़ी, जो अभी भी अपनी लोहे की छड़ पकड़े हुए शांत बैठा था। और तुम कोड करने वाले, तुम्हारे पास कितने कोर हैं? एक भी नहीं होगा, क्योंकि तुम डरपोक दिखते हो। केल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बहस करने से कोई फायदा नहीं था। अचानक इमारत के एक और खुले छेद से एक ज़ोंबी अंदर घुसने लगा। यह एक दुबला पतला तेज ज़ोंबी था, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। अंदर मौजूद लोग डर से चिल्लाने लगे। बॉस ने तुरंत अपना जंग लगा रॉड उठाया और ज़ोंबी पर वार किया, लेकिन उसका वार लड़खड़ा गया। ज़ोंबी उसके करीब आ रहा था। केल ने तेजी से सोचा, ये लड़ाई का समय था। उसने अपनी लोहे की छड़ कसकर पकड़ी और ज़ोंबी पर लपक पड़ा। उसका वार सटीक था। उसने ज़ोंबी के सिर पर जोरदार हमला किया। एक भयानक क्रैक की आवाज आई और ज़ोंबी गिर गया। केल ने एक और वार किया और ज़ोंबी का शरीर लाल धूल में बदल गया, जिसमें से एक और कोर चमक रहा था। केल ने शांत रहकर कोर उठाया। उसकी वॉच चमकी। को एक्वायर्ड 1। उसके पास अब 2 कोर थे। बॉस ने केल को घूर कर देखा। तुम इसे कैसे किया? उसकी आवाज में ईर्ष्या थी। केल ने बिना कुछ कहे अपने नए कोर को तुरंत एक्सचेंज कर लिया। को 0 एक्सचेंज पॉइंट्स 1800। बॉस को यह देखकर गुस्सा आया कि केल उससे ज्यादा अमीर हो गया था। तुम अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, उसने धमकी भरे अंदाज में कहा। नहीं तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। केल ने बॉस की आंखों में देखा। मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया में कोड और सिस्टम्स का क्या मतलब है। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। यह पुराना केल नहीं था, यह नया केल था, जिसने एक कोर हासिल किया था और सिस्टम को समझा था। बॉस ने कुछ पल सोचा। केल की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जो डर की नहीं बल्कि हिसाब किताब की थी। बॉस जानता था कि केल झूठ नहीं बोल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से घुरघुराया और पीछे हट गया। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन केल को एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में ताकत सिर्फ ताकतवर होने से नहीं आती, बल्कि जानकारी और सिस्टम को समझने से आती है। रात की योजना। जैसे जैसे दिन ढला और लाल सूरज फिर से डूबने लगा, केल ने अपनी अगली चाल की योजना बनाई। उसे और कोर्स की जरूरत थी। बहुत सारे कोर्स, केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि इस सिस्टम पर हावी होने के लिए। उसने अपने एक्सचेंज पॉइंट्स पर नजर डाली। 1800 क्राफ्टिंग टैब अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसे अपने लिए बेहतर हथियार चाहिए था। उसकी लोहे की छड़ काम चलाऊ थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। उसने क्राफ्टिंग टैब पर टैप किया। स्क्रीन पर कई क्राफ्टिंग रेसिपी दिखाई दी, लेकिन उनमें से ज्यादातर के लिए ऐसे सामान चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे, जैसे मजबूत लकड़ी, तेज ब्लेड या धातु की स्क्रैप। हालांकि एक रेसिपी उसकी नजर में आई। क्रूड स्पेयर रिक्वायरमेंट्स लॉन्ग स्टिक 1 शार्पन्ड मेटल शार्ड 1। उसके पास शार्पन्ड मेटल शार्ड नहीं था, लेकिन वह उसे स्टोर से खरीद सकता था। शार्पन्ड मेटल शार्ड 300 पॉइंट्स। यह एक अच्छा निवेश था। एक भाला दूर से हमला करने के लिए बेहतर होगा। उसने मेटल शॉट खरीद लिया। एक्सचेंज पॉइंट्स 1500। अब उसे लॉन्ग स्टिक की जरूरत थी। इस टूटी हुई इमारत में उसे कुछ ऐसा मिल सकता था। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बीम पड़ा हुआ था, जो शायद छत का हिस्सा रहा होगा।
ये थोड़ा भारी था लेकिन काफी लंबा था। उसने उसे उठा लिया। लॉन्ग स्टिक एक्वायर्ड। उसने तुरंत क्राफ्टिंग टैब पर जाकर क्रूड स्पीयर को क्राफ्ट किया। एक हल्की सी आवाज के साथ उसके हाथों में लोहे की छड़ की जगह एक कच्चा लेकिन ठोस भाला आ गया। इसका सिरा नुकीला था और मेटल शॉर्ट से बंधा हुआ था। यह पहले से कहीं बेहतर महसूस हो रहा था। क्रूड स्पीयर एक्वायर्ड। इन्वेंटरी क्रूड स्पीयर 1 ड्राइड राशंस स्मॉल पैक 1। केल ने भाले को परखा। यह संतुलित था। इससे उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। अब रात पूरी तरह से छा चुकी थी। बाहर की दुनिया लाल से गहरे बैंगनी रंग में बदल गई थी और ज़ोंबी की आवाजें पहले से कहीं ज्यादा थीं। वे शिकार पर थे। केल जानता था कि 7 दिन का ट्रायल सिर्फ शुरुआत थी। अगर वह जीवित रहा तो और भी चुनौतियां आएंगी। ये सिस्टम सिर्फ उसे जीवित रहने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसे बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की सोच को इस नई, बेरहम वास्तविकता में ढालना था। आज रात वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह एक शिकारी था, वह एक खिलाड़ी था, और इस खेल में वह जीतने का इरादा रखता था। उसने भाले को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में चमक थी जो अब डर की नहीं बल्कि क्रूर संकल्प की थी। यह उसके अस्तित्व के लिए एक नई लड़ाई थी और केल जानता था कि उसे इस पर काबू पाना होगा। अध्याय 3 लाल भूमि का विस्तार, शक्ति और रणनीति। सुबह का इंतजार, एक नई सुबह, एक नया संकल्प। रात अनगिनत डरावनी कहानियों और भयानक कराहों के साथ आखिरकार बीती थी। आश्रय के अंदर की हवा सिसकियों, डर और धातु की अजीब गंध से भरी हुई थी, जो बाहर की दुनिया के खून और सड़न की गंध से मिलती जुलती थी। ज़ोंबी की घुरघुराहट, उनके खरोंचने की आवाजें और कभी कभी अचानक आने वाली चीखें जो जल्द ही एक भयानक खामोशी में बदल जाती थीं, ये सब दीवारों के आर पार सुनाई दे रही थी, हर जीवित व्यक्ति की आत्मा को निचोड़ रही थी। केल अपनी लोहे की छड़ की जगह अब अपने नए कच्चे भाले को कसकर पकड़े हुए था, एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था, उसकी जगह एक अजीब सी चमक थी जो उसके इंजीनियर दिमाग की तरह हर संभावना का विश्लेषण कर रही थी। रात भर उसने अपनी कोर वॉच की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखी थी, उसकी उल्टी गिनती को देखता रहा था। 06 डेज 20 आवर्स 15 मिनट्स। हर बीता हुआ मिनट इस बात का कठोर एहसास करा रहा था कि उन्हें इस नरक में कब तक जीवित रहना है। उसने अपने चारों ओर देखा। कुछ लोग नींद में डूब चुके थे, लेकिन ज्यादातर जागे हुए थे, उनकी आंखें बाहर के अंधेरे को घूर रही थीं। बोस, जो कल तक घमंडी लग रहा था, अब एक कोने में दुबका हुआ था, उसकी आंखें लाल और भयभीत थीं। केल ने महसूस किया कि इस दुनिया में हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था, अपने ही डर से घिरा हुआ। लेकिन कुछ बदल गया था। केल अब सिर्फ डरने वालों में से एक नहीं था। उसे पता था कि उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। यह आश्रय केवल एक अस्थायी बचाव था। अगर उसे जीवित रहना था तो उसे सक्रिय होना होगा, कोर्स जमा करने होंगे और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। निष्क्रियता इस दुनिया में मृत्यु का दूसरा नाम थी। जैसे ही आसमान में लाल सूरज थोड़ा और ऊपर आया, रोशनी की हल्की किरणें टूटी हुई दीवारों के छेदों से अंदर आने लगी। बाहर की दुनिया अब भी डरावनी थी, लेकिन रात जैसी भयावह नहीं थी। यह बाहर निकलने का समय था। केल धीरे से उठा, उसकी हर हरकत शांत और नियंत्रित थी, जैसे कोई शिकारी अपनी चाल तय कर रहा हो। उसने अपने भाले को परखा। यह थोड़ा भारी था, लेकिन उसके हाथ अब उससे परिचित हो रहे थे, जैसे कि यह हमेशा से उसके शरीर का हिस्सा रहा हो। उसने अपनी कोर वॉच पर नजर डाली। एक्सचेंज पॉइंट्स 1500। यह पर्याप्त नहीं था, उसे और पॉइंट्स की जरूरत थी ताकि वह भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सके। उसे याद आया कि सिस्टम के संदेश में यह भी कहा गया था कि ज़ोंबी समय के साथ और मजबूत होंगे और उन्हें मारने से बेहतर कोर मिलेंगे। इसका मतलब था उसे उन उच्च स्तरीय ज़ोंबी को खोजना होगा। उसने आश्रय के मुख्य छेद की ओर देखा जिससे वह अंदर आया था। बाहर का नजारा अभी भी उतना ही खौफनाक था। टेढ़े मेढ़े पेड़, जमीन पर बिखरा मलबा, एक सर्वनाश की पेंटिंग जैसा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसकी निगाहें बाहर की ओर टिकी हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? बोस ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य था, मानो केल कोई आत्मघाती कदम उठा रहा हो। बाहर मौत है, अंदर भी मौत है, बस थोड़ी धीमी। केल ने पलटवार किया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन एक ठोस निश्चय था। अगर जीवित रहना है तो लड़ना होगा। निष्क्रिय रहने से यहाँ कोई नहीं बचेगा। उसने एक गहरी सांस ली और छेद से बाहर निकल गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी पुरानी जिंदगी का डर और अनिश्चितता उस आश्रय की दीवारों के अंदर ही रह गए थे। अब वह एक नए, अधिक क्रूर सत्य का सामना करने के लिए तैयार था। लाल धूल में पहला कदम, एक शिकारी का उदय। बाहर की हवा ठंडी थी और उसमें अब भी खून और जंग की तीखी गंध थी।
जमीन पर सूखी खाल और हड्डियों का कालीन बिछा हुआ था जो हर कदम पर चर चर की आवाज कर रहा था। केल ने ध्यान से चारों ओर देखा। दूर कुछ ज़ोंबी धीरे धीरे घूम रहे थे, उनकी घुरघुराहट हवा में हल्की सी सुनाई दे रही थी, जैसे किसी दूर के खतरे की चेतावनी। उसने एक रास्ता चुना जो आश्रय से दूर जाता था, जहां ज्यादातर लोग कल भागे थे। उसे कम भीड़ वाली जगह चाहिए थी, जहां उसे ज्यादा ज़ोंबी मिल सके। उसकी नज़र पुराने टूटे फूटे रास्तों पर थी, जो अब धूल और मलबे से भरे थे। केल कोडिंग के दौरान भी ऐसे ही लॉजिकल तरीके से समस्याओं को सुलझाता था, सबसे कुशल रास्ता खोजना, बाधाओं से बचना और अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद उसने देखा कि ज़ोंबी की संख्या बढ़ रही थी। ये सामान्य ज़ोंबी थे, धीमी गति वाले, लेकिन संख्या में अधिक। केल ने अपना भाला तैयार किया। उसने फैसला किया कि वह छोटे समूहों पर हमला करेगा ताकि अपनी ताकत को बचा सके और बिना किसी बड़े जोखिम के कोर जमा कर सके। एक ज़ोंबी उसकी ओर लड़खड़ाता हुआ आया, उसके सड़े हुए हाथ आगे बढ़े हुए थे, जैसे कोई भूखा कुत्ता खाने की तलाश में हो। केल ने तेजी से भाले से वार किया। इस बार वह ज्यादा शांत और सटीक था। भाला सीधे ज़ोंबी के सिर में लगा और एक भयानक कच की आवाज के साथ ज़ोंबी ढह गया। एक छोटा कोर स्मॉल को जमीन पर चमक उठा। स्मॉल को अक्वायर्ड 1। केल ने उसे उठाया और अपनी कोर वॉच पर देखा। एक्सचेंज पॉइंट्स 1500 जोड़ 100। एक छोटे कोर से सिर्फ 100 पॉइंट्स। ये बहुत कम था। उसे कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे पर्याप्त पॉइंट्स दे सके। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कुछ अलग तरह के ज़ोंबी देखे। वे सामान्य ज़ोंबी से थोड़े बड़े और तेज थे, उनकी त्वचा पर गहरे हरे रंग के घाव थे। उनकी घुरघुराहट भी ज्यादा गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी बड़े जानवर की गर्जना। ये मध्यम स्तरीय ज़ोंबी थे और उनकी उपस्थिति ने हवा में एक नया तनाव भर दिया था। एक मध्यम स्तरीय ज़ोंबी ने उसे देखा और उसकी ओर तेजी से लपका। यह सामान्य ज़ोंबी से कहीं ज्यादा तेज था, उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी। केल ने भाले को आगे बढ़ाया, लेकिन ज़ोंबी ने तेजी से वार किया और भाले को लगभग छू लिया। केल ने फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचाया। उसने सोचा, ये सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, ये ज्यादा चालाक भी है। मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने ज़ोंबी के चारों ओर घूमना शुरू किया, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, उसके कमजोर बिंदुओं को तलाश रहा था। ज़ोंबी ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार केल तैयार था। उसने भाले को तेजी से घुमाया और ज़ोंबी के सीने में घुसा दिया। ज़ोंबी ने एक भयानक चीख निकाली और केल ने भाले को एक झटके से बाहर खींच लिया। ज़ोंबी लड़खड़ाया और केल ने फिर से उसके सिर पर वार किया, जब तक कि वह पूरी तरह से ढह नहीं गया। इस बार जमीन पर एक अलग तरह की चमक थी। एक बड़ा लाल भूरा मध्यम कोर मीडियम को चमक रहा था। मीडियम को अक्वायर्ड 1। केल ने उसे उठाया और उसकी कोर वॉच चमकी। एक्सचेंज पॉइंट्स 1600 जोड़ 500। 500 पॉइंट्स। ये कहीं ज्यादा बेहतर था। इसका मतलब था कि इस दुनिया में खतरा बढ़ने पर इनाम भी बढ़ता था। उसे ऐसे ही ज़ोंबी को खोजना होगा, या इससे भी बेहतर। नए पावर्स और क्षमताएं। पहली शक्ति का उदय। केल ने अगले कुछ घंटों में और भी मध्यम स्तरीय ज़ोंबी का शिकार किया। हर हत्या के साथ वह ज्यादा आत्मविश्वासी और फुर्तीला होता गया। उसका इंजीनियर दिमाग अब भी डेटा प्रोसेस कर रहा था, लेकिन अब उसके साथ एक आदिम शिकारी की वृत्ति भी जुड़ गई थी। उसने सीखा कि कैसे हमला करना है, कैसे बचना है और कब भागना है। हर मुठभेड़ एक नया एल्गोरिदम था जिसे उसे हल करना था। उसकी कोर वॉच पर अब एक्सचेंज पॉइंट्स 3600 हो चुके थे। उसने पावर्स टैब पर टैप किया। यह टैब अब भी खाली था, लेकिन एक संदेश आया। अनलॉक न्यू पावर्स। रिक्वायरमेंट्स 5000 एक्सचेंज पॉइंट्स। बेसिक स्ट्रेंथ बूस्ट 5000 पॉइंट्स। बेसिक एजिलिटी बूस्ट 5000 पॉइंट्स। 5000 पॉइंट्स। उसे अभी भी बहुत सारे कोर्स चाहिए थे, लेकिन यह एक स्पष्ट लक्ष्य था। इन क्षमताओं से उसकी जीवित रहने की संभावनाएं और बढ़ेंगी। बेसिक स्ट्रेंथ बूस्ट उसे ज्यादा ज़ोंबी से लड़ने में मदद करेगा और बेसिक एजिलिटी बूस्ट उसे हमलों से बचने में। दोनों ही उसकी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे जैसे दिन ढला, केल ने दूर एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी नजर डाली। उसे लगा कि वहां से उसे आसपास का बेहतर नजारा मिल सकता है और शायद कुछ और शक्तिशाली ज़ोंबी भी मिल जाएं। उसे पता था कि ऐसे ज़ोंबी अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां कोई खास चीज होती है, जैसे कोई संरचना या दुर्लभ वस्तु। वह पहाड़ी की ओर बढ़ा, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। रास्ते में उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जो पहले नहीं देखी थीं। जमीन में धंसे हुए अजीबोगरीब क्रिस्टल जो लाल रोशनी में चमक रहे थे। उन्हें छूने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन केल ने उन्हें अपने दिमाग में नोट कर लिया।
पहाड़ी के पास पहुंचते ही हवा और भी भारी और भयानक हो गई। दूर से एक ऐसी घुरघुराहट सुनाई दी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, गहरी, गड़गड़ाती हुई, जैसे जमीन से ही आ रही हो। केल सतर्क हो गया। ये सामान्य ज़ोंबी की आवाज नहीं थी, न ही मध्यम स्तरीय ज़ोंबी की। ये कुछ और था, कुछ बड़ा। एक खुली जगह में कदम रखते ही उसने उसे देखा। यह एक विशाल ज़ोंबी था जिसकी त्वचा लगभग पत्थर जैसी सख्त थी और उसकी आंखों से एक भयानक लाल चमक निकल रही थी। इसकी बाहें लंबी और मांसल थीं और इसके शरीर पर नुकीली हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। यह एक उच्च स्तरीय ज़ोंबी था। HIGHLEVEL ज़ॉम्बी डिटेक्टेड। वार्निंग, एक्सट्रीम डेंजर। केल के हाथ में भाला भारी लगने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसमें एक अजीब सा उत्साह था। यह एक चुनौती थी, एक नया समीकरण जिसे हल करना था। अगर वह इसे हरा देता तो उसे निश्चित रूप से एक मूल्यवान कोर मिलेगा। उच्च स्तरीय ज़ोंबी ने उसे देखा और एक भयानक दहाड़ लगाई जिससे जमीन हिल गई। वह केल की ओर लपका, उसकी गति उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। केल ने तेजी से पीछे हटकर उसके पहले हमले से खुद को बचाया। उसने भाले से वार किया, लेकिन ज़ोंबी की पत्थर जैसी त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ। तो इसका कवच है, केल ने सोचा। उसे एक कमजोर बिंदु खोजना होगा। उसने ज़ोंबी के चारों ओर घूमना शुरू किया, उसकी चालों का विश्लेषण कर रहा था। ज़ोंबी के हमले शक्तिशाली थे, लेकिन थोड़े धीमे। केल ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। वो हर हमले से बच रहा था, ज़ोंबी को थका रहा था। कई मिनट तक यह एक भयानक नृत्य था। केल हमले से बचता और ज़ोंबी अपनी पूरी ताकत से वार करता। केल ने ज़ोंबी के शरीर पर तेजी से घूमती हुई आंखों पर ध्यान दिया। वे चमक रही थीं, लेकिन थोड़ी सूजी हुई लग रही थीं। एक पल के लिए ज़ोंबी ने अपना मुंह खोला और एक भयानक गड़गड़ाहट भरी चीख निकाली। वही उसका मौका था। केल ने अपनी पूरी ताकत से भाले को ज़ोंबी के खुले मुंह में घुसा दिया। एक भयानक आवाज हुई और ज़ोंबी लड़खड़ाया। केल ने भाले को और गहराई तक धकेल दिया, जब तक कि वह पूरी तरह से ढह नहीं गया। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन वह जीत गया था। ज़ोंबी का विशाल शरीर लाल धूल में बदल गया और उसके बीच में एक चमकदार नीले रंग का उच्च कोर हाइको चमक रहा था। हाइको एक्वायर्ड 1। केल ने कांपते हाथों से कोर उठाया। उसकी वॉच एक तेज चमक के साथ चमकी। एक्सचेंज पॉइंट्स 4500 जोड़ 1000। 1000 पॉइंट्स एक हाई कोर के लिए। उसके कुल पॉइंट्स अब 5500 हो चुके थे। केल ने तुरंत पावर स्टैप पर टैप किया। बेसिक स्ट्रेंथ बूस्ट अनलॉक्ड, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बेसिक एजिलिटी बूस्ट अनलॉक्ड, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम ने स्वचालित रूप से दोनों शक्तियों को अनलॉक कर दिया था, क्योंकि वह उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका था। एक अजीब सी ऊर्जा केल के शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे उसकी मांसपेशियों में एक नई ताकत भर गई हो और उसकी चालों में एक अजीब सी तेजी आ गई हो। यह सूक्ष्म था, लेकिन वास्तविक था। वह पहले से ज्यादा मजबूत और फुर्तीला महसूस कर रहा था। न्यू पावर एक्वायर्ड, बेसिक स्ट्रेंथ बूस्ट। न्यू पावर एक्वायर्ड, बेसिक एजिलिटी बूस्ट। यह अविश्वसनीय था। यह सिस्टम केवल उसे जीवित रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, यह उसे विकसित भी कर रहा था। बदलते रास्ते, अनकहे वादे, अगली चुनौती। जैसे ही दिन ढला और लाल सूरज फिर से डूबने लगा, केल ने अपनी अगली चाल की योजना बनाई। उसने पहाड़ी से आसपास के इलाके का जायजा लिया। दूर उसने कुछ और बड़ी अजीब संरचनाएं देखीं जो शायद अधिक उच्च स्तरीय ज़ोंबी को आकर्षित करती थीं। उसे और कोर्स की जरूरत थी, बहुत सारे कोर्स, केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि इस सिस्टम पर हावी होने के लिए। उसके पास अब अपनी पहली शक्तियां थीं और वह उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक था। रात पूरी तरह से छा चुकी थी। बाहर की दुनिया लाल से गहरे बैंगनी रंग में बदल गई थी और ज़ोंबी की आवाजें पहले से कहीं ज्यादा थीं। वे शिकार पर थे। केल जानता था कि 7 दिन का ट्रायल सिर्फ शुरुआत थी। अगर वह जीवित रहा तो और भी चुनौतियां आएंगी। ये सिस्टम सिर्फ उसे जीवित रहने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसे बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की सोच को इस नई, बेरहम वास्तविकता में ढालना था। आज रात वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह एक शिकारी था, वह एक खिलाड़ी था, और इस खेल में वह जीतने का इरादा रखता था। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में चमक थी, जो अब डर की नहीं, बल्कि क्रूर संकल्प की थी। यह उसके अस्तित्व के लिए एक नई लड़ाई थी, और केल जानता था कि उसे इस पर काबू पाना होगा। जैसे ही उसने एक और ज़ोंबी की घुरघुराहट सुनी, उसकी नजरें अंधेरे में टिकी रहीं। उसने एक गहरी, स्थिर सांस ली। वो तैयार था। केल ने अब अपनी पहली शक्तियां हासिल कर ली हैं और उच्च स्तरीय ज़ोंबी का सामना किया है। अगले अध्याय में उसकी यात्रा उसे अनपेक्षित दिशाओं में ले जाएगी।
अध्याय 4, पुराने चेहरे और नए संदेह। पहाड़ों की छाया में एक अप्रत्याशित मुलाकात। पहाड़ी के ऊपर से लाल धरती का नजारा भयावह और विशाल था। केल ने रात का एक बड़ा हिस्सा ऊंचे पत्थरों के बीच दुबककर बिताया था, जहां से वह ज़ोंबी की आवाजों को सुन सकता था लेकिन उनसे दूर रह सकता था। अब जब सूरज की लालिमा फिर से आसमान में फैल रही थी, तो उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक एबिलिटी उसे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास दे रही थी। हर कदम पर वह अपनी नई ताकत को महसूस कर रहा था और यह एहसास शक्तिशाली था। उसे और हाई कोर्स की जरूरत थी और इन शक्तियों को और विकसित करने के लिए अधिक एक्सचेंज पॉइंट्स की। उसकी नज़र पहाड़ी के दूसरी ओर एक टूटी हुई सड़क पर पड़ी, जो एक पुराने खंडहर शहर की ओर जाती हुई दिख रही थी। ऐसी जगहें अक्सर ज्यादा खतरनाक ज़ोंबी का घर होती थीं, लेकिन इनाम भी बड़ा होता था। जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, उसकी कोर वॉच अचानक चमकी और उसके कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी, अनरजिस्टर्ड को वॉच सिग्नेचर डिटेक्टेड, प्रॉक्सिमिटी अलर्ट। केल तुरंत सतर्क हो गया। यह क्या था? उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई डिटेक्शन सुविधा भी मौजूद होगी। इसका मतलब था कि कोई और जीवित व्यक्ति उसके करीब था। उसका दिमाग तुरंत आशंकाओं से भर गया। क्या वे दोस्त होंगे या दुश्मन? इस दुनिया में हर इंसान एक संभावित खतरा या एक दुर्लभ सहयोगी हो सकता था। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ा और एक बड़े टूटे हुए होर्डिंग के पीछे छिप गया। उसने अपनी आंखें घुमाई, आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने दो आकृतियों को दूर से आते देखा। वे सावधानी से चल रहे थे, उनकी हर चाल डरी हुई थी और उनके हाथों में कुछ हथियार थे। एक के पास टूटी हुई कुर्सी का पैर था और दूसरे के पास एक धातु का पाइप। जैसे जैसे वे करीब आए, केल की आंखें बड़ी होती गईं। वह उन्हें जानता था। यह अमन और विशाल थे, बेंगलुरु में उसके पुराने कोडिंग क्लब के दोस्त। अमन लंबा और दुबला पतला था, हमेशा चश्मा लगाए रहता था, जबकि विशाल चौड़े कंधों वाला था और हमेशा शांत स्वभाव का रहता था। उन्हें यहां देखकर केल को एक अजीब सा झटका लगा, राहत, आश्चर्य और एक अजीब सी उदासी का मिश्रण। वे भी यहां इस नरक में थे। अमन ने जमीन पर पड़ी एक ज़ोंबी लाश को देखा और कांप उठा। यार विशाल, मैं अब और नहीं चल सकता। मुझे नहीं पता कि हम कब तक जीवित रहेंगे। विशाल ने जवाब दिया, हिम्मत रखो अमन, हम यहां तक आ गए हैं। शायद हमें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। केल ने कुछ पल सोचा। क्या उसे उनसे मिलना चाहिए? क्या वे अभी भी वही थे जो पृथ्वी पर थे, या इस दुनिया ने उन्हें भी बदल दिया था? जोखिम बड़ा था, लेकिन एक साथ रहने से जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ सकती थीं। उसने होर्डिंग के पीछे से आवाज दी, अमन, विशाल। दोनों चौंक गए और तुरंत अपनी अपनी दिशाओं में घूम गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब उन्होंने केल को देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। केल, अमन की आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। विशाल ने भी पहचान लिया, केल, तुम यहां कैसे? केल बाहर आया, अपने भाले को नीचे रखते हुए, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। मुझे भी नहीं पता, अचानक एक चमक आए और मैं यहां था। उसने अपनी कोर वॉच की ओर इशारा किया। तुम लोगों के पास भी यह है? अमन और विशाल ने अपनी कलाई पर बंधी वॉच दिखाई। उनकी वॉच भी चमक रही थी, लेकिन उन पर को 0 और बहुत कम एक्सचेंज पॉइंट्स दिख रहे थे। वे अभी भी शुरुआती चरणों में थे। तो तुम यहां भी कोडिंग कर रहे हो? अमन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी डर से भरी थी। कुछ ऐसा ही, केल ने कहा। यह दुनिया एक सिस्टम पर चल रही है। कोर पॉइंट्स, पावर्स। हमें इसे समझना होगा अगर हमें जिंदा रहना है। विशाल ने गंभीर होकर कहा, हमने कुछ ज़ोंबी को मारने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज हैं। हमारे पास अच्छे हथियार नहीं हैं और हमें भूख लगी है। केल ने अपनी कोर वॉच पर नजर डाली। एक्सचेंज पॉइंट्स 5500। उसने स्टोर से कुछ सूखे राशन और पानी खरीदा। ये लो, उसने कहा, उन्हें सामान देते हुए। इस दुनिया में हमें एक्सचेंज पॉइंट्स की जरूरत है। अमन और विशाल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पानी पिया और राशन खाया। तुमने ये कैसे किया? अमन ने पूछा। केल ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताया, आश्रय, मध्यम स्तरीय ज़ोंबी और उच्च स्तरीय ज़ोंबी से उसकी लड़ाई। उसने अपनी नई शक्तियों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें अभी के लिए छुपाना चाहता था। सतर्कता उसकी नई आदत थी। विशाल ने केल की बातों को ध्यान से सुना। तो तुम कह रहे हो कि हमें इन कोर्स को इकट्ठा करके ही हम जीवित रह सकते हैं? हाँ, केल ने पुष्टि की। और मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक साथ रहना बेहतर होगा। हम एक टीम के रूप में ज्यादा कोर्स जमा कर सकते हैं और इस दुनिया को समझ सकते हैं। अमन और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर राहत थी।
इस भयानक दुनिया में एक परिचित चेहरा और एक अनुभवी व्यक्ति का साथ उन्हें एक नई उम्मीद दे रहा था। हाँ, अमन ने उत्साह से कहा, एक टीम, हम हमेशा साथ रहे हैं, कोड में भी और अब यहाँ भी। ठीक है, विशाल ने सहमति व्यक्त की। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है केल। तुम जानते हो कि इस दुनिया में कैसे रहना है। केल ने सिर हिलाया। उसने उन्हें अपनी रणनीति के बारे में बताया, ज़ोंबी को मारना, कोर्स जमा करना और पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपूर्ति और बेहतर हथियार खरीदना। उसने उन्हें उच्च स्तरीय ज़ोंबी और उनसे मिलने वाले अधिक मूल्यवान हाई कोर्स के बारे में बताया। मेरा लक्ष्य अपनी पहली पावर को अनलॉक करना था और मैंने कर लिया, केल ने कहा। अब हमें और पावर्स को अनलॉक करने के लिए और हाई कोर्स चाहिए। इससे हम तीनों मजबूत हो सकते हैं। दोस्ती का मुखौटा, धोखे की शुरुआत। अगले 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर शिकार किया। केल ने उन्हें अपनी रणनीति सिखाई, कैसे ज़ोंबी से बचना है, कैसे कमजोर बिंदुओं पर हमला करना है और कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और एगिलिटी ने उसे समूह में सबसे कुशल शिकारी बना दिया था। उसने अमन और विशाल को भी कुछ बेसिक शार्पेंड मेटल शॉट्स खरीदने में मदद की और उनके एक्सचेंज पॉइंट्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने कई सामान्य और मध्यम स्तरीय ज़ोंबी का सामना किया और कुछ उच्च स्तरीय ज़ोंबी को भी घेर कर मारा। केल ही वह था जो मुख्य हमला करता था, जबकि अमन और विशाल उसे कवर करते थे या घायल ज़ोंबी को खत्म करते थे। हर बार जब उन्हें हाई कोर मिलता था तो केल उसे तुरंत एक्सचेंज कर लेता था और अपने पॉइंट्स बढ़ा लेता था, जबकि अमन और विशाल भी अपने छोटे मोटे कोर एक्सचेंज करते थे। धीरे धीरे उनके एक्सचेंज पॉइंट्स बढ़ते गए। केल के पास अब एक्सचेंज पॉइंट्स 12,000 से अधिक थे और अमन और विशाल के पास भी 2,000-3,000 के बीच पॉइंट्स जमा हो गए थे। वे एक और ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जहां केल को लगा कि और भी शक्तिशाली ज़ोंबी मिल सकते हैं। सूरज ढल रहा था और लाल आकाश अब गहरा खूनी नारंगी रंग में बदल रहा था। आज हमें एक अच्छा ठिकाना खोजना होगा, विशाल ने कहा, उसकी आवाज में थकान थी। हाँ, अमन ने सहमति जताई। और हमें कुछ और हाई कोर्स की जरूरत है। मुझे अपनी बेसिक स्ट्रेंथ अनलॉक करनी है। केल ने सिर हिलाया। उसने सोचा था कि वे एक टीम के रूप में एक दूसरे का समर्थन करेंगे, लेकिन तभी उसने अमन और विशाल को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि केल बहुत ज्यादा कोर्स रख रहा है? अमन ने धीरे से कहा। वह हमें सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स देता है और खुद सारे बड़े कोर्स ले लेता है। विशाल ने जवाब दिया, हाँ, उसने हमें अपनी सारी पावर्स के बारे में भी नहीं बताया। वह हम पर भरोसा नहीं करता। केल ने अपनी सांस रोकी। उसने सुना था। एक ठंडी लहर उसके अंदर दौड़ गई। विश्वासघात। उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो रही थी। उसने सोचा था कि वे दोस्त हैं, लेकिन इस क्रूर दुनिया में दोस्ती का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ जीवित रहने और शक्ति हासिल करने के बारे में था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे अभी भी दोस्त होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन केल का इंजीनियर दिमाग पहले ही एक नए, अधिक घातक एल्गोरिथम पर काम कर रहा था, बचने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए। वे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह के पास पहुंचे, जो कुछ पत्थरों के बीच छिपी हुई थी। ये रात बिताने के लिए एक अस्थायी आश्रय के लिए पर्याप्त थी। हम रात यहीं बिताएंगे, केल ने कहा। उसकी आवाज सामान्य थी। सुबह हम और हाई कोर्स के लिए जाएंगे। अमन और विशाल ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही रात गहराने लगी और ज़ोंबी की घुरघुराहट फिर से तेज हो गई, केल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने का नाटक किया। लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे पता था कि खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसके ठीक बगल में दुबके हुए लोगों से आएगा। वो तैयार था। अध्याय 5, विश्वासघात का नृत्य और पुनर्जन्म का मार्ग। धोखे का क्षण। एक खूनी रात। रात की हवा में सड़ी हुई गंध और दूर से आती ज़ोंबी की आवाजें गूंज रही थीं। केल ने अपनी सांसें धीमी कर ली थीं, हर मांसपेशियों को आराम देने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तेजी से काम कर रहा था। उसकी कोर वॉच, जो उसके हाथ पर बंधी थी, धीमी गति से चमक रही थी, लगभग अदृश्य। उसने इसे निष्क्रिय कर दिया था ताकि कोई भी उसकी गतिविधि को महसूस न कर सके। अमन और विशाल, जो थोड़ी दूर लेटे थे, केल को सोता हुआ मान रहे थे। उन्होंने फुसफुसाहट में बात करनी शुरू कर दी। उनकी आवाजें धीमी और कपटपूर्ण थीं। अब सही समय है, अमन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। वह सोया हुआ है। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसके पास सारे हाई कोर हैं। अगर हम उसे खत्म कर दें तो उसके सारे पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। केल की मुट्ठी कस गई। विश्वासघात। ये वही दोस्त थे जिनके साथ उसने कोड लिखा था, जिन्होंने उसके साथ अनगिनत रातें हैकिंग में बिताई थीं।
और अब इस नरक में वे उसे लूटने के लिए तैयार थे। एक कड़वा एहसास उसके गले में अटक गया। अमन धीरे से उठा, उसके हाथ में वही टूटी हुई कुर्सी का पैर था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। विशाल ने धातु का पाइप पकड़ा और दोनों धीरे धीरे केल की ओर बढ़ने लगे। उनकी परछाइयां गुफा की दीवारों पर नाच रही थीं, भयावह और विकृत। जब अमन केल के बिल्कुल करीब आया तो उसने अपनी पकड़ मजबूत की और कुर्सी के पैर को केल के सिर पर जोर से मारने के लिए उठाया। उसी क्षण केल ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब शांत नहीं थीं, उनमें एक शिकारी की ठंडक थी। मुझे पता था, केल की आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी, लेकिन उसमें एक ऐसी धार थी जिसने अमन और विशाल दोनों को चौंका दिया। इससे पहले कि अमन हमला कर पाता, केल ने बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसकी बेसिक एबिलिटी ने उसे एक पल में बगल में खिसकने में मदद की। अमन का वार हवा में चला गया। केल ने तुरंत अपने भाले को पकड़ा और उसे अमन के पेट में घुसा दिया। अमन की आंखें फैल गईं, उसके मुंह से एक खूनी खांसी निकली। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी कोर वॉच तेजी से चमकने लगी और फिर बुझ गई। प्लेयर अमन एलिमिनेटेड, ऑल एक्सचेंज पॉइंट्स ट्रांसफरिंग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विशाल सदमे में था। उसने देखा कि उसका दोस्त खत्म हो गया था और उसके सामने खड़ा केल वह आदमी नहीं था जिसे वह जानता था। यह एक बदला हुआ, क्रूर इंसान था। डर से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपना धातु का पाइप उठाया और केल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला हिचकिचाहट भरा था। केल ने विशाल के डगमगाते हुए हमले को आसानी से रोक दिया। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ने उसे विशाल के पाइप को एक हाथ से पकड़ने की इजाजत दी। उसने पाइप को अपनी ओर खींचा, विशाल को असंतुलित कर दिया और फिर उसे जमीन पर धकेल दिया। इससे पहले कि विशाल उठ पाता, केल ने अपने भाले को उसके सीने में उतार दिया। विशाल की आंखें बंद होने से पहले उसकी आंखों में वही अविश्वास था जो अमन की आंखों में था। प्लेयर विशाल एलिमिनेटेड, ऑल एक्सचेंज पॉइंट्स ट्रांसफरिंग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। केल ने गहरी सांस ली। उसका सीना दर्द कर रहा था, लेकिन ये शारीरिक दर्द नहीं था। यह विश्वासघात का दर्द था। उसके दोस्तों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसने उन्हें मार दिया था। इस दुनिया ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। उसकी कोर वॉच तेजी से चमकने लगी और डिस्प्ले पर एक नया नंबर दिखा, एक्सचेंज पॉइंट्स 18,500। अमन और विशाल के सभी पॉइंट्स अब उसके हो गए थे। उसने अपने भाले से खून पोंछा और शांत भाव से गुफा से बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए पुराने रिश्ते अब मायने नहीं रखते थे। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे पत्थर दिल होना होगा। आत्मचिंतन और पुनर्निर्माण। अगले कुछ दिनों तक केल ने अकेले यात्रा की। उसने उन गुफाओं और खंडहरों से दूर रहने की कोशिश की जहां उसने अमन और विशाल को खत्म किया था। एकांत में उसने अपने फैसलों पर विचार किया। क्या उसने सही किया? क्या कोई और रास्ता था? हर बार उसे वही जवाब मिलता था, नहीं। इस दुनिया में कोई दया नहीं थी। यह एक अंतहीन अस्तित्व का खेल था जहां हर कोई अपनी जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा था। उसे खुद को बचाना था। उसे मजबूत होना था। उसने अपने पास मौजूद सभी एक्सचेंज पॉइंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी आपूर्ति को फिर से भरा, पानी, सूखे राशन और कुछ एंटी इन्फेक्शन किट। फिर उसने बेहतर हथियार खरीदने के लिए स्टोव ब्राउज करना शुरू किया। उसे एक स्टील डैगर मिला जो उसके भाले से कहीं अधिक कुशल और घातक था, और एक लाइट वेट लेदर आर्मर जो उसे कुछ बुनियादी सुरक्षा प्रदान कर सकता था। जैसे जैसे उसने अपनी नई चीजों को इक्विप किया, उसे अपनी क्षमताओं में एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह इस दुनिया को जीतने के लिए लड़ रहा था। उसने अपनी कोर वॉच पर अपनी शक्तियों को देखा। बेसिक स्ट्रेंथ अनलॉक्ड, बेसिक एजिलिटी अनलॉक्ड। वह जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे और पावर्स को अनलॉक करना था। उसे हाई कोर्स की जरूरत थी और अब उसे पता था कि उन्हें कहां खोजना है, सबसे खतरनाक जगहों पर जहां सबसे शक्तिशाली ज़ोंबी रहते थे। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। पुरानी यादें, दोस्ती, विश्वास, ये सब अतीत था। अब वह एक नया केल था। एक ऐसा केल जो अकेला था लेकिन अधिक मजबूत और अधिक दृढ़। एक नए लक्ष्य की ओर, शक्ति का पीछा। केल ने खुद को एक निर्दयी मशीन में बदल लिया। वह दिन रात ज़ोंबी का शिकार करता रहा, अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था। स्टील डैगर उसके हाथ में एक विस्तार की तरह लगता था और लेदर आर्मर उसे आत्मविश्वास देता था कि वह और अधिक जोखिम उठा सकता है। उसने उच्च स्तरीय ज़ोंबी को खोजना शुरू किया, उन विशाल और विकृत प्राणियों को जो आम ज़ोंबी से कई गुना अधिक खतरनाक थे। उसने पाया कि इन ज़ोंबी से मिलने वाले हाई कोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी।
एक दिन एक टूटे हुए पुल के पास उसका सामना एक नए प्रकार के ज़ोंबी से हुआ, एक हाउंड क्लास ज़ोंबी। यह एक विशालकाय कुत्ते जैसा प्राणी था जिसके शरीर पर हड्डियों के नुकीले पंख निकले हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। इसकी गति और ताकत आम ज़ोंबी से कहीं ज्यादा थी। केल जानता था कि यह एक खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन इनाम बहुत बड़ा होगा। उसने अपनी सांस रोकी, डैगर को कसकर पकड़ा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि यह लड़ाई उसके पुनर्जन्म का अगला चरण होगी। उसे जीवित रहना था और उसे मजबूत बनना था। यह दुनिया अब उसकी दुश्मन थी और वह भी इस दुनिया का दुश्मन था।